Hello everyone. Tomorrow I am going to start my new batches for intermediate law and audit. तो अभी तक मेरे पास आज भी कुछ स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा है कि सर हम लोग लाइव बैच करें या रिकॉर्डेड बैच करें, कौन सा बैच बेटर रहेगा मेरे प्रिपरेशन के एंगल से। तो मैं इसीलिए आज विस्तार से इसके ऊपर गाइडेंस देने वाला हूँ। बातों को ध्यान से सुनना, एक एक करके मैं सारे पहलू पे बात करूँगा, ठीक है। प्रोस कॉन्स वगैरह सब कुछ बताऊँगा, अपना कंक्लूजन बताऊँगा, बट आई विल ऑल्सो गिव यू इनफ मटीरियल so that you can decide yourself कि what is better for you. Okay. When I say live batch का मतलब होता है whether live at home or live online. ठीक है, live का मतलब होता है कि टीचर जिस समय पढ़ा रहे हैं उसी समय स्टूडेंट भी उन क्लास को देख रहे हैं साइमल्टेनियसली, दैट इज लाइव। और जब हम बोलते हैं वीडियो या रिकॉर्डेड बैच, उसका मतलब होता है कि टीचर ने अपनी तरफ से क्लासेस आपको दे दी हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है, क्लासेस सेम डे होती हैं और सेम डे ही टीचर लोग गूगल ड्राइव पे चढ़ा भी देते हैं, तो रात को स्टूडेंट लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अगले दिन देख सकते हैं इमीडिएटली। तो ताज़ा क्लास मिल रही है, कोई पुरानी क्लास भी नहीं है, ताज़ा है। तो ये है रिकॉर्डेड बैच या वीडियो बैच। ओके, नाउ विच वन इज़ बेटर, ठीक है ना। कुछ भी आगे बताने के पहले मैं तुमको अपने बारे में पढ़ाई रिलेटेड 2-3 बातें बताना चाहता हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो क्यों है, कैसे है। ओके, आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट, 11-12 मेरा साइंस था। मैंने IIT JEE के लिए तैयारी भी की थी और फिर मैंने 1 साल ड्रॉप भी लिया था 12 के बाद टू प्रिपेयर फॉर IIT JEE, नहीं हुआ। सो आई एम फ्रॉम हार्ड कोर साइंस, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, नॉट इवन बायोलॉजी। तो मतलब तुम समझ सकते हो कि प्रैक्टिकल में मेरा कितना हाथ मतलब स्ट्रांग होगा। फिर हुआ क्या, मैंने CA कोर्स ज्वाइन किया और CA कोर्स में मैंने बहुत मेहनत किया। इंटरमीडिएट में आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 43, पर उसमें एक चुभने वाली बात ये थी कि अगर आप मेरे इंटर के मार्कशीट को देखोगे तो आपको पता चलेगा मेरे प्रैक्टिकल में नंबर्स बहुत ज़्यादा थे, 80s में थे, लेकिन दूसरी तरफ मेरे जो थ्योरी सब्जेक्ट्स थे उसमें नंबर बहुत कम थे। दे वर क्लोज टू 60, 50 to 60 के रेंज में थे, जिसकी वजह से मेरा रैंक नीचे चला गया 43। फाइनल पे जाते हैं, CA फाइनल में मेरा ऑल इंडिया रैंक 19 था। वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ कि प्रैक्टिकल में मार्क्स एकदम 70-80 में थे, लेकिन जो थ्योरी सब्जेक्ट थे अगेन उसमें मार्क 50-60 पे रह गए। आज तक इस बात का मलाल होता है कि इंटर फाइनल में रैंक 1, 2, 3 हो सकता था, बट जस्ट बिकॉज थ्योरी सब्जेक्ट्स पे मुझे बेहतर गाइडेंस नहीं मिली, मैंने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से मेरे नंबर कम हो गए। अब ये जो थ्योरी सब्जेक्ट्स को लेके एक स्टूडेंट्स के दिमाग में पहले से एक परिकल्पना बनी हुई है, उसको थोड़ा समझते हैं। फ्रॉम क्लास 10-12 जब तक हमारी स्कूल की पढ़ाई चलती है ना, मतलब 10 से 10 तक, 12 तक, और इवन अगर ग्रेजुएशन में आप BCom कर रहे हो तो हमेशा ये होता है कि वहाँ थियरी सब्जेक्ट्स को ढंग से ना पढ़ा जाता है और ना पढ़ाया जाता है, पर नंबर अच्छे आ जाते हैं। जो तो हम लोग एग्ज़ाम में लिख के आ जाते हैं, नंबर अच्छा आ जाते हैं। पर ये बात कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे CA पर अप्लाई नहीं होती। यहाँ पर आप गंदा लिखोगे एकदम गंदे नंबर आएंगे, आप अच्छा लिखोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। बोर्ड की तरह नहीं होने वाला कि जो तो एंड में समरी पढ़ के हम लोग एग्जाम दे दिए और हमारा 90 आ गया, नेवर गोइंग टू हैपन। तुम गंदा लिखोगे, तुमको 30 भी मिल सकता है, 25 भी मिल सकता है, 50 भी मिल सकता है, 60 भी मिल सकता है। डेस्पाइट योर राइटिंग स्किल, मेरी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी थी, फिर भी अगर मुझे कंटेंट ही नहीं पता था तो मेरे मार्क्स थ्योरी सब्जेक्ट्स में 70-80 में कैसे जा सकते हैं, वो तो 50 to 60 में कन्फाइंड रहेंगे। तो सिर्फ राइटिंग स्किल के बलबूते पे तो मैं बहुत अच्छा स्कोर क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है। नाउ कमिंग बैक, ये जो परसेप्शन रहता है ना कि थ्योरी सब्जेक्ट्स तो हम लोग जैसे तैसे एंड में कर लेंगे समरी, मैं इसलिए बता रहा हूँ इस सब चीज़ों को आज। अब आप अपने कोर्स को देखो जरा गौर से बोर्ड पे। इंटरमीडिएट लेवल में यू हैव गॉट 6 सब्जेक्ट्स, पहले 8 थे, 6 हो गए, चलो अच्छी बात है, लोड कम हो गया। पेपर 1 एडवांस्ड अकाउंटिंग। अकाउंट सुनने में क्या लगता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, लेकिन अकाउंट्स के अंदर मेजर सिलेबस किस चीज़ का है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है ना वो प्रैक्टिकल नहीं होते। प्रैक्टिकल मतलब जिनमें सम्स हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2 प्रकार के होते हैं, एक जिनमें अकाउंटिंग एंट्री होती है, जर्नल एंट्री होती है, और कुछ होते हैं जिसमें डिस्क्लोजर्स होते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी एक अच्छा खासा पोर्शन है जो थियरी है। तो ये सोचना कि ये अकाउंट्स तुम्हारे फाउंडेशन या 11-12 वाला अकाउंट्स है, ये गलत फहमी है। ये शुरू में पता नहीं चलता, जब पूरा बैच खत्म होने आता है तब देन ऑब्वियसली स्टूडेंट को तो पता तभी चलेगा जब वो पूरा सिलेबस पढ़ लेगा। टीचर्स तो जानते ही हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो सारा का सारा प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत सारा उसमें 50% थ्योरेटिकल ओरिएंटेड, जहाँ डिस्क्लोजर्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। इनफैक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कई ऐसे चैप्टर भी होते हैं जो टीचर लोग स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं, सम्स बना देते हैं ताकि स्टूडेंट को अच्छा लगे, जो कि बिल्कुल अच्छी बात है। पर बावजूद उसके उनकी भी एक लिमिटेशन होती है कि कुछ ऐसे एएस है जिनका आप कुछ नहीं कर सकते, वो थ्योरेटिकल ही रहेगा। ओके,
नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का पेपर, ये तो लॉ है, इसमें सम्स नहीं होते, थियरी होता है। कभी गलती से 4-5 मार्क का सम आ गया तो बात और है, वरना थ्योरी है। टैक्सेशन की अगर मैं बात करूं, टैक्सेशन में 2 खंड हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी। अब इनकम टैक्स में क्या होता है कि बहुत सारे लीगल प्रोविजंस है, सेक्शंस हैं, थ्योरी, लेकिन उसको सम्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है टू मेक इट इजी अंडरस्टैंडेबल। तो इनकम टैक्स इज लाइक अ मिक्सचर ऑफ प्रैक्टिकल एंड थियरी। थियरी इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इनकम टैक्स में ना, अगर आपको सेक्शंस में बोले हुए प्रोविजंस याद नहीं होंगे, आप सम सॉल्व नहीं कर सकते। और इनकम टैक्स से सम को सॉल्व करने के लिए एक बार में सारा इनकम टैक्स का वो चैप्टर और सारे चैप्टर्स 5 वर्ड्स यहाँ पे होने चाहिए। तो इनकम टैक्स में बता देता हूँ, अच्छा खासा पोर्शन थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए, ऑल्दो वो मैनिफेस्ट होता है सम्स के फॉर्म में, पर अच्छा खासा आपको थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए। जीएसटी में इनकम टैक्स के कंपैरिजन में सम्स कम होते हैं, थ्योरेटिकल प्रोविजन ज़्यादा होते हैं, पर टीचर्स हम लोग वही कोशिश करते हैं कि भाई उसमें भी सम्स थोड़ा कर दे ताकि आपको अच्छा लगे, पर वहाँ भी थ्योरेटी का अच्छा खासा पुट है। नीचे की तरफ मैं आता हूँ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये एक प्रैक्टिकल पेपर है, इसमें थियरी है भी तो कम है। ऑडिटिंग एंड एथिक्स, ऑडिटिंग एंड एथिक्स हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी सिलेबस का, हमारे प्रोफेशन का बैकबोन है। आज हम लोग क्वालिफाई करने के बाद क्लाइंट की जाके ऑडिट करते हैं। आप इंटर पास करोगे, उसके बाद 2 साल की आर्टिकलशिप में आपको ऑडिट करना पड़ेगा, और अगर आपका ये वाला बेस यहाँ कमज़ोर है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वहाँ जाके कोई आपकी उंगली पकड़ के सिखाने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज 2 साल की आर्टिकलशिप हो गई है। आपके लिए अच्छी बात है, पर जो सीए फर्म्स है उनके लिए तो बुरी बात है ना, कि आप सिर्फ 2 ही साल के लिए आ रहे हो, साल भर तो लग जाता है आपको काम सिखाने में, और फिर केवल 1 साल वो आपका एडवांटेज लेंगे। तो ऑडिटिंग की नॉलेज अगर यहाँ कमज़ोर है तो वहाँ तो भयंकर कमज़ोर है। ऑडिटिंग एंड एथिक्स थ्योरी सब्जेक्ट है। इसकी बात करते हैं, पेपर 6, ये भी 2 पार्ट में बटा हुआ है। FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो प्रैक्टिकल है सम्स वाला, और 6B स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये थ्योरेटिकल है। अब आप खुद अपने इस पूरे 600 मार्क के सिलेबस को देख के असेस करो कि इसमें कितना अच्छा खासा पोर्शन थियरी है। मोर देन 50% आप देखोगे कि थ्योरेटिकल है। अगर मैं प्योर थ्योरी बोलूँ तो 250 मार्क्स तो प्योर थ्योरी है, विच इज लॉ 100 मार्क, ऑडिटिंग पेपर 5 100 मार्क, एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट 50 मार्क। ये 250 मार्क तो थ्योरी है ही। जिसको प्रैक्टिकल हम लोग बोलते हैं 350, उसमें भी थ्योरी का कितना अच्छा मतलब इंक्लूजन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, टैक्स के दोनों पेपर्स में, ओके, इनमें भी थ्योरी का अच्छा खासा इंक्लूजन है। कॉस्ट FM में थ्योरी है पर कम है। तो अगर एक स्टूडेंट का एटीट्यूड यही रहेगा कि जिस तरह से आज तक 10-12 में थ्योरी को हम अंडर एस्टिमेट करके जैसे तैसे पढ़ के लास्ट में पढ़ के रट्टा मार के चले गए हो जाएगा, वो अप्रोच यहाँ वर्क नहीं करेगा। इंस्टीट्यूट आपसे थ्योरी सब्जेक्ट्स में रट्टा चाहता है तो दिमाग भी चाहता है, बिकॉज लॉट ऑफ केस स्टडीज एंड एनालिटिकल क्वेश्चंस आर कमिंग इन एग्जाम विच हैव वेरी मतलब एक्यूट, विच रिक्वायर एक्यूट नॉलेज ऑफ थियरी। अगर आपको उतनी नॉलेज नहीं है तो आपको एनालिसिस कर नहीं पाओगे। थ्योरी सब्जेक्ट्स में मेरा ऐसा मानना है, अब मैं अपनी बात पे आता हूँ, थ्योरी सब्जेक्ट्स में मेरा ऐसा मानना है कि इट इज़ ऑलवेज बेटर कि स्टूडेंट डिसिप्लिन के साथ सारी क्लासेस करे। अगर वो अपने लिए सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट कर सकता है कि नहीं मैं अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन कर लूँगा, तब तो आप रिकॉर्डेड बैच, वीडियो बैच ले लो, आपको जिस टाइम में अपने हफ्ते में जो रूटीन बनाना है बिठाओ और देखते जाओ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ऐसा करोगे तो 1 महीने बाद ही आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे हो। मतलब शुरू में हम लोग बहुत जोश में होते हैं और हम लोग रूटीन बना लेते हैं, हम लोग प्लान बना लेते हैं और सोचते हैं कि हम डेली क्लास देखेंगे, एक करके देखते जाएंगे और ख़त्म होते जाएगा। जैसे ग्रुप 1 में लॉ का पेपर है तो हम देखते जाएंगे, GD में ख़त्म हो जाएगा। 1 महीने 2 महीने तक जब ये लगातार रूटीन चलती है ना, क्लासेस कर रहे हैं, घर आ रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, घर आ रहे हैं, फिर कॉलेज भी है सवेरे, तब स्टूडेंट को एहसास होता है कि उसने GD ले लिया पर वो देख नहीं रहा है, और उसको उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, या जो भी उसको रियलाइजेशन है, ये जब तक उसको होता है तब तक इतनी लेट हो चुकी होती है कि अब वो थ्योरी को ढंग से प्रिपेयर नहीं कर सकता। नतीजा क्या होता है, किसी ना किसी तरह से स्टूडेंट अपना टर्म डेफर कर देता है। तो 1 महीने तक तुम एक्सपेरिमेंट करके अपने ऊपर देख लो कि तुम कैसे हो, तुम डिसिप्लिन अपने लिए क्रिएट कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, जो भी। लेकिन बाय एंड लार्ज बोल रहा हूँ कि तुम्हारी जिस तरह की लाइफस्टाइल होती है, कॉलेज सुबह उठ के जाना, फिर क्लासेस करना, फिर आना घर, थकना, इस रूटीन में अपने आप से इतना विल पावर लगा के क्लासेस देख लेना मुश्किल होता है। ऐसे में सबसे बेहतर रहता है लाइव क्लासेस करना। आप लाइव एट सेंटर करो या लाइव ऑनलाइन करो। लाइव में क्या होता है,
एक वो मन में रहता है कि नहीं भाई मुझे क्लास देखनी है, तो उसी देखने के चक्कर में मजबूरी, टीचर की शर्म या परेशानी जो भी बोल लो, तो स्टूडेंट लाइव के बहाने डिसिप्लिन से क्लासेस देखते जाता है और क्लासेस उसका कंप्लीट होते जाता है। कितने सारे स्टूडेंट्स ने मुझको बोला इस बार कि सर ऑडिट आप बाद में लेते हो, लॉ पहले, इससे बढ़िया दोनों साथ साथ चलाओ, बिकॉज हमें तो दोनों ग्रुप का एग्जाम देना है। तो होता क्या कि वो बाद में होने से फिर हम लोग उसमें एफर्ट दे नहीं पाते, इसलिए मैंने इस बार इतना सुंदर शेड्यूल डिज़ाइन कर दिया कि 4 डेज लॉ 4 डेज ऑडिट साथ साथ चलता रहेगा और तुम्हारी साथ साथ तैयारी होगी। 5 मंथ्स में मैं जब कोर्स करूँगा तुमने भी अपना कोर्स पूरे अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से मेरे साथ क्लासेस कर ली, वरना क्लासेस रहेंगी पाइलॉन में, रहेंगी बैकअप, और तुम उसको हड़बड़ी में बाद में देखोगे 2x के स्पीड पे, ये होना है। सो मेरा एकदम क्लियर बोलना है कि अगर मान लो कोई स्टूडेंट अभी भी कश्मकश में कि नहीं थ्योरी में मुझे लाइव लेना चाहिए या जीडी, तो मैं बोलूँगा तुम 1 महीने तक अपने आप को वॉच कर लो, देख लो क्या सीन है। अगर 1 महीने में भी तुमको लगता है कि तुम अपने आप कर पा रहे हो, ओके जीडी, लेकिन नहीं कर पा रहे हो तो मैं बोलूँगा इमीडिएटली गो फॉर लाइव। 1 महीने में ज़्यादा कुछ मतलब बहुत भौचाल तो आएगा नहीं, बिकॉज 1 महीने में लॉ और ऑडिट की अराउंड 16-17 क्लासेस होंगी ईच सब्जेक्ट, 16। मार्च महीने में होली भी होती है, तो 2 दिन तो होली की छुट्टी होती है, तो मार्च महीने में समझ लो आप 1 हफ्ते में 8 क्लासेस हो रही हैं, 4 लॉ 4 ऑडिट, तो 16 लॉ 16 ऑडिट, तो स्थिति फिर भी कंट्रोल में है। अगर लगता है कि नहीं सर वो ले तो लिए पर कर नहीं पा रहे हैं, यू प्लीज़ शिफ्ट टू लाइव, नहीं तो इतना भारी नुकसान होगा जिसकी तुम भरपाई बाद में नहीं कर पाओगे। बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं थ्योरी सब्जेक्ट्स को लेके, स्टूडेंट्स के अंदर से ये गलत फहमी आती, कोई हमें क्या बताएगा, कोई तुमको क्या गाइडेंस करेगा। आज तुम इतने समय से पढ़ाई कर रहे हो, 3 साल की उम्र से हमारे माँ बाप उनको स्कूल में डाल देते हैं, 18 साल तक ये बोर्ड का एग्जाम दिए, तुम्हारी उम्र 17-18 की होगी, तो यू हैव टेकन सो मेनी टेस्ट इन योर लाइफ ऑलरेडी, यू नो दैट आई एम स्पीकिंग द हार्ड कोर ट्रुथ, यू नो योर सेल्फ कि हाँ वो लटक जाता है थ्योरी, वो हम लोग खाली प्रैक्टिकली करते रह जाते हैं और एंड में जाके जैसे जैसे पढ़ते हैं। पर ये बोर्ड एग्जाम नहीं है ना, स्कूल में आप जैसे तैसे थ्योरी पढ़ते थे, आप बच जाते थे, यहाँ वैसे आप बचने वाले नहीं हो, आप बहुत भारी मुसीबत में आ जाओगे। कितने स्टूडेंट्स होता है जिनका 40 आ गया सब्जेक्ट्स में, पर एग्रीगेट में 50 नहीं आ रहा है, वाई? क्योंकि उनके नंबर 40s के नीचे चले गए हैं। अरे हर सब्जेक्ट को अपना बोझ खुद उठाना है, ऐसा थोड़ा ना करना है कि अकाउंट्स में हम 80 ले आएंगे और हम यहाँ पर लॉ में 40 ले आएंगे ऑफसेट करके 60। हर सब्जेक्ट को अपना बोझ खुद उठाने दो। अगर अकाउंट्स में 80 लाने का टारगेट है तो लॉ में भी 80 लाने का टारगेट है, अगर कॉस्ट में 70-80 लाने का टारगेट तो ऑडिट में भी 70-80 आ सकता है। एफर्ट दोगे नंबर आएगा, जिस चीज़ में एफर्ट दोगे उस चीज़ में नंबर आएगा। अगर तुम फेल होने वाले स्टूडेंट हो, मेहनत से पास हो सकते हो, पास आने वाले स्टूडेंट हो, मेहनत से रैंक भी ला सकते हो, पर अभी राइट टाइम है स्ट्रैटेजी बनाने का। अभी तुम्हारे पास 8 मंथ्स हैं बिफोर योर नवंबर 24 एग्ज़ाम। इस 8 मंथ्स में कोई भी गलत फैसला अगर तुम लोगे, ज़रा सा भी नेग्लिजेंस दिखाओगे, वो उसके बहुत नेगेटिव रेपरकशंस होंगे बाद में, और बाद में तुम रिवर्स नहीं कर सकते। तो तुमको मैं एकदम सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ, एकदम सिंपल सोल्यूशन। फर्स्ट सोल्यूशन है कि ऐसा अपने लिए रूटीन मत सेट करो कि भाई मैं इसी सब्जेक्ट को इस टाइम पे लाइव करूँगा, उसी सब्जेक्ट को इस टाइम पे लाइव करूँगा। सब्जेक्ट्स तो आप जानते हो कि टीचर लोग मिक्स करके पढ़ा रहे हैं, मिक्स करके मतलब जैसे लॉ की क्लास 4 दिन है, ऑडिट की क्लास 4 दिन है, कॉस्ट की क्लास 4 दिन होती होगी, एफएम की शायद 4 दिन होती होगी, अकाउंट्स की मेरे ख्याल से 6 दिन होती होगी, बिकॉज अकाउंट्स अब 100 मार्क का पेपर है। तो एकदम रिजिडिटी मत करो, तुम लाइव क्लासेस लो, तुम ट्राई करते रहो ना कि चलो इस हफ्ते मैं काम करता हूँ कि लॉ में इस हफ्ते मैं 2 क्लास लाइव कर लिया और 2 क्लास जो है वो मैं लाइव टाइम में, उस टाइम पे मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट का लाइव कर लिया और इन दोनों की 2-2 क्लास में जीडी में कर लिया। उससे क्या होगा, तुमको एक डर रहेगा कि हाँ मेरे को जीडी का क्लास करना है। जैसे मान लो लॉ में 4 क्लासेस लाइव है, तुम अगर 2 क्लास लाइव एट होम कर लेते हो और 2 बोलते हो कि नहीं 2 क्लास जो लाइव एट होम का टाइमिंग है बाकी का, उस टाइमिंग में दूसरा सब्जेक्ट है वो लाइव करूँगा, तो कम से कम तुमने 2 क्लास तो लाइव कर लिया ना, तुम्हारा 50% काम तो हो गया। अब जो 50% 2 क्लास बचा है वो तुम जीडी में कर लो, क्योंकि तुमको मालूम है अगले हफ्ते फिर उसी टाइम पे तुमको वापस लाइव करना है। तो तुम ऐसा भी तो कर सकते हो ना, लाइव एट होम और जीडी को मिक्स कर सकते हो, बिकॉज लाइव एट होम वाले स्टूडेंट्स को भी हम लोग 1 एक्स्ट्रा बैकअप व्यू देते हैं। तो तुम अगर लाइव नहीं भी करते हो तो 1 एक्स्ट्रा बैकअप व्यू तो तुम्हारे पास हमेशा है ही, और तुम लाइव कर लेते हो तो भी वो व्यू है। तो तुम मिक्स कर सकते हो कि ठीक है 2 दिन लाइव कर लिया, 2 दिन अपने समय के हिसाब से कुछ और कर लिया, 2 दिन क्लैश कर रहा है तो 2 दिन उस सब्जेक्ट का लाइव कर लिया। इस तरह का मिक्स अप्रोच रखोगे ना, हर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हुए लाइव में, तो वो एक प्रेशर क्रिएट होगा और अपने आप तुम खत्म करते चले जाओगे। ये एकदम इंपॉर्टेंट है। तुम ट्राई करके देखो 1 मंथ,
कल से बैच चालू हो रहा है 1 मार्च से। 1 मार्च लॉ, 2 मार्च ऑडिट। तुम स्टार्ट करते जाओ, 1 मंथ के अंदर तुमको पता चल जाएगा कि जिस तरह का प्रेशर है तुम कितनी क्लासेस कर पा रहे हो। एट द एंड ऑफ द मंथ 31 मार्च को प्लॉट करना कि तुमने किस किस सब्जेक्ट में कितनी क्लासेस की, तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि तुम खुद, तुम्हारा विल पावर कैसा है, तुम जीडी में कर पा रहे हो कि नहीं, कि तुमको लाइव करना है, वो तुम समझ पाओगे। दूसरा काम या दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ है वो जो मुझे बोलना है, ग्रुप 1 करें कि ग्रुप 2 करें कि क्या करें, लटकाओ मत, जो फैसला लेना है ले लो। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो एकदम क्लियर होते हैं, सर हम तो एक ही ग्रुप करके देंगे। बहुत बढ़िया बात है। अगर आप एक ग्रुप कर रहे हो तो कौन सी ग्रुप कर रहे हो देख लो, ग्रुप 1 कर रहे हो कि ग्रुप 2, अकॉर्डिंगली आप उन्हीं सब्जेक्ट की क्लासेस को प्राथमिकता दो। लेकिन अगर आप दोनों ग्रुप देना चाहते हो, रैंक लाना चाहते हो, क्योंकि रैंक लाने के लिए दोनों ग्रुप देना पड़ेगा, तो अगर दोनों ग्रुप देना चाहते हो, क्योंकि अच्छा खासा टाइम है तुम्हारे पास, अभी 8 सब्जेक्ट होते हैं, अभी 6 सब्जेक्ट हैं, 8 मंथ्स का टाइम है, आराम से 6 सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ के हम रैंक तक ला सकते हैं, ऐसा है। तो अगर दोनों ग्रुप देना है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन सी क्लास पहले कर रहा हूँ। तब तो तुम एक साथ, मेरा एडवाइस होगा कि इट विल बी बेटर दैट यू स्टार्ट ऑल योर 6 सब्जेक्ट्स टुगेदर, अकाउंट्स, लॉ, टैक्स, कॉस्ट, ऑडिट, FM, एवरीथिंग यू स्टार्ट। वाई? बिकॉज हर सब्जेक्ट में वीक में 6 क्लास नहीं होते, हर सब्जेक्ट में नहीं होते। जैसे अकाउंट्स में, क्योंकि वो 100 मार्क का पेपर है तो वो 6 क्लास होता है वीक में, लेकिन लॉ 4 क्लास है। टैक्स की अगर बात करो तो टैक्स में तो अलग अलग शेड्यूल होता है, वो भी मिक्स एंड मैच करके होता है टीचरों का, ठीक है। 3 दिन इनकम टैक्स, 3 दिन GST। कॉस्ट में वही बात हो जाती है, 3 या 4 क्लास होती है वीक में, और 3 या 4 क्लास FM में होती होगी। ऑडिट में वही 4 क्लास है। तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास जो 7 दिन का वीक का मेरा स्लॉट है, स्टूडेंट का एक जो 7 डेज़ का स्लॉट है जिसमें एक दिन में उसको 4 क्लासेस लगानी होती हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हर सब्जेक्ट 6 चल रहा है। सब्जेक्ट्स तो मिक्स एंड मैच है। अब जैसे लॉ ऑडिट की अगर मैं बात करूं, लॉ एंड ऑडिट 200 मार्क का पेपर है, ये तो एक ही स्लॉट में है ना, इट इज़ इन 1 स्लॉट ओनली, 11 o'clock स्लॉट, उसी में लॉ हो रहा है इवन ऑड डेज करके, और उसी में ऑडिट भी हो रहा है। तो एक ही स्लॉट में 2 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, ऐसा हो सकता है ना। कॉस्ट FM की अगर तुम बात करो तो कॉस्ट FM में भी अक्सर वही देखने को मिलता है कि 3-4 क्लासेस करके होती है एक वीक में, तो वो एक ही स्लॉट ऑक्यूपाई करेगा, वो 2 स्लॉट ऑक्यूपाई नहीं करेगा। फिर अकाउंट्स एक स्लॉट ऑक्यूपाई करेगा, दैट्स ओके, दैट आई नो, ठीक है। टैक्स में भी आप ऐसे मिक्स करके क्लास कर सकते हो ना, कि क्लास जो है भाई हम 3 दिन इनकम टैक्स करेंगे, 3 दिन GST करेंगे, मिक्स एंड मैच करके देखेंगे। इसमें इनकम टैक्स की क्लासेस ज़्यादा होती हैं, GST कम होती हैं, ठीक है। तो शुरू में मिक्स कर सकते हो, चलेगा। तो प्रॉपर अगर तुमको दोनों ग्रुप देना है, नवंबर में जाना है, 8 मंथ्स का टाइम है, तुम आराम से अच्छे से सब सब्जेक्ट को इक्वल फोकस से कर सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट को अगर डेफर करोगे, जैसे इस तरह की एक सोच होती है कि मैं दूंगा तो दोनों ग्रुप ही, पर ना मैं ऑडिट अभी नहीं करूंगा, या मैं FM SM अभी नहीं करूंगा, मैं बाद में करूंगा, वो बाद ना कभी नहीं आता। जैसे ही तुम्हारे 3 महीने बीत जाएंगे ना, मार्च अप्रैल में, आई एम टेलिंग यू, तुमको प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा अपने एग्जाम का, कि यार मेरा तो बस 2 ही सब्जेक्ट हुआ है, मेरा तो 3 ही सब्जेक्ट हुआ है, मैं कैसे दोनों ग्रुप जाऊंगा नवंबर में देने के लिए। वो प्रेशर आना ही आना है। BCom नाम की भी तो कोई चीज़ होती है, तुम BCom की भी तो तुम्हारे एग्जाम्स होंगे, उसके लिए भी तो तुमको टाइम निकालना पड़ेगा, एग्जाम के दिन तो एग्जाम देने जाना पड़ेगा। अच्छे कॉलेज में हो जहाँ अटेंडेंस रेगुलर है, तब तो वो भी तो टाइम कंज्यूम करेगा। तो प्लान प्लीज़ सोच समझ के बनाओ। मेरा अल्टीमेट तुम लोग को यही बोलना है, इट इज़ ऑल अप टू यू। तुम अगर अपने लिए एक अच्छा प्लान बनाते हो और एग्जीक्यूट कर पाते हो, तुम बिल्कुल अच्छा रिजल्ट ला पाओगे। लेकिन प्लान अच्छा है, एग्जीक्यूशन खराब, या प्लान खराब है पर एग्जीक्यूशन अच्छा है, तो भी नहीं होगा। मेक अ बैलेंस्ड प्लान, डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा अपने क्लास में स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो लाइव क्लास, कोई बात नहीं, कम से कम GD में कर लो तो वो कर जरूर लेना, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, क्लास करनी सबसे ज़रूरी है। अगर तुम खुद से डिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हो तो तब तो बेस्ट है, नहीं क्रिएट कर सकते तो टीचर के हाथ में अपना डिसिप्लिन छोड़ दो, ताकि लाइव के बहाने क्लासेस होती जाएँ, ठीक है। आई थिंक आई हैव एड्रेस्ड योर क्वेरीज। बहुत सारे स्टूडेंट का यही मुझसे एक प्रश्न आ रहा है लगातार, तो कल स्टार्ट होने वाला बैच, तो आज मैंने बता दिया। इफ़ यू हैव स्टिल सम अदर क्वेरीज, तुम ऑफिस नंबर में व्हाट्सएप भेज सकते हो, मैं देख के रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।